हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गोलीय निर्देश तंत्र में काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली थी और हमने स्केल गुणांक कैलकुलेट किए थे, स्केल कोफिशिएंट्स, जो कि H1, H2, H3 जो होते हैं। तो H1, H2 और H3 स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जब हमने पता किए तो ये जो वैल्यूज़ है तीनों ये मिल रहे थे 1 R और R साइन थीटा। ये तीन वैल्यूज़ मिले थे अपने को ना। और इसके आगे के जो सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाप्लासियन और जो भी आगे की और चीज़ें, वो सारी इन्हीं की हेल्प से करते हैं हम लोग। तो ये कैलकुलेट करना अपना बेसिक टास्क होता है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करते वक्त। तो हमने ये तीनों कैलकुलेट कर लिए थे। अभी बस हमारे को ग्रेडियंट जो कि लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट कर लिया था, अभी डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना और कर्ल देन लैप्लासियन, है ना। तो ये स्टार्ट करें, चलो। डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हम लोग पहले ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। एंड दैट फॉर्मूला इज डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड का होता है, सदिश क्षेत्र का होता है डाइवर्जेंस। तो और वो जो उसका फॉर्मूला होता है वो कुछ इस वे में होता है, 1/H1 H2 H3 डेल बाई डेल U1 A1 H2 H3 प्लस डेल बाई डेल U2 A2 H1 H3 प्लस डेल बाई डेल U3 A3 A1 H2 H1 H2। दिस वॉज द फॉर्मूला ऑफ डाइवर्जेंस इन ए कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हमारे को स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गोलीय निर्देश तंत्र में ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सी चीज़ें H1 H2 H3 के वैल्यू पुट कर दो। दूसरी चीज़ U1 U2 और U3 के वैल्यू पुट कर दो। तो अपने को पता है कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, R थीटा फाई। जैसे U1 U2 U3 होते हैं वैसे क्या होता है, R थीटा फाई। तो सिंपल सी वो बात है। एक और चीज़ है, सुनो मेरी बात। ऐसा है कि जैसे कोई ए वेक्टर है, ठीक है, तो स्पेरिकल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं A1 E1 कैप, A2 E2 कैप, A3 E3 कैप। यही होता है। ये A1 क्या होगा, E1 डायरेक्शन में कंपोनेंट, E1 डायरेक्शन में जो घटक होता है वो, ये E2 डायरेक्शन में जो घटक है, ये E3 डायरेक्शन में जो घटक है वो कंपोनेंट है, वो आ जाएगा। ठीक है। अगर मुझे ये चीज स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना है तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे करते हैं हम लोग, इसको हम लोग ए आर लिख देते हैं, ये आर कैप डायरेक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट डायरेक्शन जो इसमें आर कैप वाला डायरेक्शन है, तो इसमें भी A1 ना लिख के मैं ए आर लिख देता हूं। जैसे 1 है तो 1 है तो आर लिख देता हूं। अंडरस्टूड है ना ये। इसमें जैसे सेकेंड डायरेक्शन ई थीटा वाला ले लेता हूं, इसको ई थीटा भी बोल सकते हैं, थीटा कैप भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था थीटा कैप। तो ये हो जाएगा ए थीटा और ये हो जाएगा, जैसे ये फाई कैप है तो ये हो जाएगा ए फाई, राइट। तो ए वेक्टर इस वे में मिल जाएगा। अब आपको सारी चीजें पता है, A1 A2 A1 का वैल्यू ये है, A2 का वैल्यू ये है, A3 का वैल्यू ये है, ठीक है। U1 U2 U3 भी पता, H1 H2 H3 भी पता, बस वैल्यू पुट करने हैं। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से होगा। इसको पॉज करके कॉपी कर लेना है जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए, गोलीय निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस वे में मिलेगा अपने को। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, सबसे पहले 1/H1 H2 H3, H1 H2 H3, H1 है 1, H2 है R और H3 R साइन थीटा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं इसमें। तो H1 H2 H3 की वैल्यू पुट कर दी। अभी क्या करूंगा, डेल बाई डेल U1, क्या करूंगा, डेल बाई डेल U1 का मतलब, डेल बाई डेल U1 का मतलब है कि R, तो डेल R
डिफरेंशिएशन A1 की जगह क्या है AR, H2H3, तो H2 और H3 क्या होता है H2 R और H3 क्या R साइन थीटा, तो R स्क्वायर साइन थीटा हो गया, राइट। प्लस डेल बाई डेल U2, तो डेल बाई डेल U2 क्या है थीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट। A2 इज A थीटा, H1 इज 1, H3 इज R साइन थीटा, तो दिस विल बी R साइन थीटा, प्लस डेल बाई डेल U3 इज 5, तो इट विल बी डेल बाई डेल 5। A3 H1 H2, A3 इज A5, तो A5, H1 H2 is H1 is 1, H2 is R, तो it will be A5R। ये मिल गया मुझे, ठीक है। इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा ठीक तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक तरीका क्या होगा इसमें, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो 1/r स्क्वायर साइन थीटा, और बाकी सब ठीक है, इसमें कुछ वैसे लिखने का बात है नहीं, तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ डेल बाई डेल R AR डॉट R स्क्वायर साइन थीटा प्लस डेल बाई डेल थीटा A थीटा R साइन थीटा प्लस डेल बाई डेल फाई A फाई डॉट R। ये है भैया डाइवर्जेंस का फॉर्मूला मिल गया, इसको पॉज करके कॉपी कर लेना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइवर्जेंस, करेक्ट है। चलो लेट्स टॉक अबाउट कर्ल। तो कर्ल के बारे आ गई भैया, अभी कर्ल के बारे में बात करते हैं, कर्ल के बारे में। कर्ल नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर कर्ल। तो कर्ल का सिंस वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्ल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्ल, कर्ल इज कर्ल ऑफ A वेक्टर इज डेल वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, राइट। इसमें हम लोग जो ये करते हैं, ये आ जाएगा, यहाँ पे आता है क्या H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, H3 E3 कैप, यहाँ आता है डेल बाई डेल U1, डेल बाई डेल U2, डेल बाई डेल U3, ये आता A1 H1, A2 H2, A3 H3। तो वैल्यूज तो आपको सबके पता ही है, तो वैल्यूज पुट कर दो। क्या वैल्यू चाहिए देखिए, डेल वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, कर्ल ऑफ A वेक्टर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पे एक लाइन लिख दो, गोलीय निर्देश तंत्र में, गोलीय निर्देश तंत्र में कर्ल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्ल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जी यहाँ पे है, ठीक है। इसका क्या आएगा, इसका जो डिटरमिनेंट बनेगा ये क्या आएगा, H1 इज 1, सही। हेलो हाँ जी, सर मैं अंजू बोल रही हूँ। मैं आपको थोड़ी देर बाद में कॉल करता हूँ, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है। ओके। H1 का वैल्यू है, H1 का वैल्यू 1, E1 क्या है R कैप, तो ये हो जाएगा 1 R कैप, तो R कैप लिख देता हूँ डायरेक्ट। H2 इज R और E2 इज थीटा कैप, तो ये हो जाएगा R थीटा कैप। H3 इज R साइन थीटा और E3 कैप इज फाई कैप, तो H3 इज R साइन थीटा फाई कैप, करेक्ट। चलो डेल बाई डेल U1, डेल बाई डेल U1 इज R, डेल बाई डेल U2 इज थीटा, डेल बाई डेल U3 इज फाई, राइट। A1 इज AR, H1 इज 1, A2 इज A थीटा और H2 इज R, A3 इज A फाई और H3 इज R साइन थीटा,
आर साइन थीटा ए फाई। ये लो भैया, ये कर्ल का भी फॉर्मूला मिल गया। पॉज करके कॉपी कर लेना। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने हैं। जो मेन टास्क होता है इस टाइप के जो डेरिवेशंस में, मेन वो वहीं तक था कि H1, H2 और H3 के वैल्यूज फाइंड आउट कर सको। वो कहानी समझ आ गई जिसको, ये तो आ गया, तो मैं तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है ये। ठीक है, ये कर्ल हो गया। लाप्लासियन की बात करें, चलो लाप्लासियन, लेट्स टॉक अबाउट लाप्लासियन। लाप्लासियन जो होता है, लाप्लासियन का फॉर्मूला होता है कैसा? लाप्लासियन क्या होता है? डाइवर्जेंस, सॉरी ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस होता है। तो ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस होता है, उसका लाप्लासियन जो होता है वो इस तरीके से मिलता है, फाई, ऐसा होता है। और इसका जो फॉर्मूला था, बहुत भारी भरकम फॉर्मूला आया था, वो आया था 1/H1 H2 H3 डेल बाय डेल U1, और अंदर था H1 H2 H3 डेल फाई बाय डेल U1 प्लस डेल बाय डेल U2 H2 H1 H3 डेल फाई बाय डेल U2। थर्ड टर्म जो था उसको मैं आगे लिख ही देता हूँ। ये था डेल बाय डेल U3 H3 H1 H2 डेल फाई बाय डेल U3। ये फॉर्मूला था भैया। ठीक है, एक बार मैं श्योर कर लेता हूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे ना हम लोग। ठीक है भैया, यही फॉर्मूला था। इसमें ध्यान रखने का एक लॉजिक है कि जैसे आप देखो लिख कर याद करोगे ना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात पे, बहुत मैं फोकस कर रहा हूँ कि मैथमेटिकल फिजिक्स को जितना आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे ना, इसके डेरिवेशंस को, तभी आप एग्जाम में लिखने के लायक बनोगे। अदरवाइज आपको समझ में आएगा, ऐसा आपको लगेगा हाँ ये फॉर्मूला है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें पैरामीटर्स इतने ज़्यादा है कि आप इस तरीके से याद रखोगे ना बिना लिख के प्रैक्टिस के, तो आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे ठीक से। तो आपको इसको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि टर्म्स इसमें बहुत सारे H1 H2 U1 U2 U3 A1 A2 A3, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो आप लिख कर। चले आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला है, तो हम लोग कैलकुलेट करें। डेल स्क्वायर फाई 1/H1 H2 H3, H1 इज 1, H2 इज R, H3 इज R स्क्वायर, सॉरी R साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1R साइन थीटा, राइट। डेल बाय डेल U1 है डेल R, है ना। H2 H2 है R, H3 है R साइन थीटा, H1 है 1, डेल फाई बाय डेल U1 इज R। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड टर्म, डेल बाय डेल U2, डेल बाय डेल U2 इज थीटा, राइट। H1 H1 इज 1, H3 इज R साइन थीटा अपॉन H2 इज R, डेल फाई बाय डेल U2 इज थीटा। मैं फिर एक मिस्टेक कर रहा हूँ, एक मिस्टेक फिर से कर दी मैंने। क्या मिस्टेक? इसमें फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक नहीं किया, हम लोग वेरिएबल को फाई लेके चल रहे हैं और यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी को भी फाई ले लिया, तो वो अभी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, दोनों चीज़ों को फाई से कैसे लिखें। तो इसको फाई ना लिख के हम लोग साई लिख देते हैं, जैसे पहले भी किया था मैंने। तो आप इसको फाई ना लिख के साई लिख दो, ताकि क्या दोनों चीज़ें कंफ्यूजिंग नहीं होगी। नहीं तो एक वेरिएबल है अपना और एक स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी एक अदिश राशि है ये। तो हम लोग इसको, ये जो जहाँ पे फाई लिख रहे हैं उसको साई कर देते हैं, राइट। क्लियर है, बेटर है ना। चलो एक टर्म और बच गया अपने पास, लास्ट वन, एंड दिस वाज डेल बाय डेल U3 इज फाई, H1 इज 1, H2 इज R, H3 इज R साइन थीटा, डेल साई बाय डेल U3 क्या होता है? फाई, थर्ड वेरिएबल फाई। ये लो, ये कहानी खत्म। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो सही वे में, तो देखिए ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा डेल स्क्वायर फाई 1/R स्क्वायर साइन थीटा
डेल बाई डेल आर, ये आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डेल साई बाई डेल आर। वैसे तो साइन थीटा का इसके रिस्पेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है, बिकॉज आर थीटा एंड फाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो साइन थीटा बाहर भी ले सकता हूं, लेकिन हम लोग यहीं तक छोड़ देंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, प्लस डेल बाई डेल थीटा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा डेल साई बाई डेल थीटा, और एक टर्म है जो वो आएगा डेल बाई डेल फाई, और अंदर है आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा बचेगा, 1 अपॉन साइन थीटा, और डेल साई बाई डेल फाई। ये लाप्लासियन मिल गया। कोई प्रॉब्लम? क्या दिक्कत है इसके अंदर? कुछ भी तो नहीं है। एग्जाम में ऐसे पूछता है, क्या पूछेगा, जैसे मान लो कि एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि लाप्लासियन क्या है, व्हाट इज लाप्लासियन, एंड राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ लाप्लासियन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। गोलीय निर्देश तंत्र में लाप्लासियन का फॉर्मूला लिखो। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा लाप्लासियन के बारे में बता देना, और फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ऐसा ये लिख देना, मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देना पहले, और फिर H1 H2 H3 की वैल्यू बता देना, U1 U2 U3 की वैल्यू बता देना, और फिर ये लिख देना। आगे बात समझ, मतलब पूरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एक्सप्लेन नहीं करना है, अगर पूछा नहीं जाए पूरा तो। क्लियर है? कई बार ऐसे पूछा जाता है कि जैसे व्हाट इज डाइवर्जेंस, फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ डाइवर्जेंस इन कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। डाइवर्जेंस क्या है? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट करो। तो पहले तो उसमें फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, और फिर आगे उसके ऐड कर देते हैं कि गोलीय निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ डाइवर्जेंस, और कर्ल कुछ भी पूछ सकता है इन कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फिर अपने को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझाना पड़ता है, और उसमें कर्ल को एक्सप्लेन करना पड़ता है। आई बात समझ? तो 2 क्वेश्चन को अटैच करके भी देते हैं ये लोग। ठीक है, ये पूछने का तरीका होता है। एक बार ये यूनिट खत्म हो जाए, फिर उसके बाद में जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको इंट्रोड्यूस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये लाप्लासियन हो गया, इसको पॉज करके कॉपी कर लेना। अभी आगे कुछ चीज़ें हैं वो और डिस्कस कर लेते हैं, अभी 10-12 मिनट है। देखिए ये हो गया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर ले। डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट। देखिए, जिस वे में E1 E2 का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है, मतलब एक का किसी दूसरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। E2 कैप डॉट E3 कैप क्या होगा? 0 होगा। E3 कैप डॉट E1 कैप भी क्या होगा? 0 होगा। इसी वे में सिमिलरली यहाँ पर E1 E2 E3 क्या है? आर कैप थीटा कैप फाई कैप। तो जैसे मान लो आर कैप का थीटा कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसी तरीके से थीटा कैप का फाई कैप के साथ में क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसी तरीके से फाई कैप का आर कैप के साथ में क्या हो जाएगा? 0। राइट। एक दूसरी चीज, अगर क्रॉस प्रोडक्ट, चलो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, खुद के साथ में भी डॉट प्रोडक्ट बात करें तो E1 का मान लो E1 के साथ में क्या हो जाता है? 1 हो जाएगा। या E2 का, सॉरी E1 का E1 के साथ, E2 का E2 के साथ में, या E3 का E3 के साथ में डॉट प्रोडक्ट, ये क्या आ जाएंगे? सारे 1 आते हैं। इसी तरीके से खुद के साथ में जैसे आई कैप होता है, वैसे जे कैप होता है, के कैप होता है, सिमिलर वे में है सारे। बस इधर भी ये आ जाएगा, आर कैप का आर कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट, थीटा कैप का थीटा कैप के साथ में। यूनिट वेक्टर एकांक सदिश ही तो है, तो जैसा एक्स वाई जेड के साथ में होता है उसी तरीके से आ जाएगा। अरे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा आता ना, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तो कॉस थीटा मतलब 0 आ जाएगा, कॉस 0 1 होता है। और ठीक है, इनमें देखो ये परपेंडिकुलर है तो कॉस 90 आएगा, बीच में एंगल 90 का कॉस 90 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है तो 1 आ जाता है इनमें। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, सदिश गुणनफल। इसको क्या शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं कई बार, जैसे ई आई कैप ई जे कैप, ये 1 होता है
या फिर इसका वैल्यू 0 होता है। 1 तो कब होगा, जब आई कैप जे कैप के बराबर होगा, और अगर आई कैप जे कैप के बराबर नहीं है तो 0 आ जाता है। इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये इस फॉर्मेट को समझना, जो अभी मैंने ये बनाया ना, इसका क्या मतलब है, ये पूरे को, ये जो सब कुछ लिखा ना, इसका एक जनरल फॉर्म है ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि आई, ये दोनों सेम चीज आ रहा है, आई और जे सेम है, मतलब जैसे 1 1 आ गया या 2 2 आ गया या 3 3 आ गया, सेम आ रहा है तो आएगा 1। देखो सेम आने पे 1 ही तो आता है। और अगर अलग आ रहा है, जैसे आई और जे बराबर नहीं है, मान लो आई और जे इक्वल नहीं है, मतलब एक 1 आ रहा तो एक 2 आ गया, एक 2 आ रहा तो एक 3 आ गया, एक 3 आ रहा तो एक 1 आ गया, जो भी है, अगर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं तो ये फिर क्या होगा, 0 हो जाएगा। आई और जे इक्वल नहीं है तो 0, जैसे आ भी रहा ना, E1 E2 0 है, E2 E3 0 है, E1 E3 0 है, तो वो उस चीज को बता रहा है। तो इसका एक ये जनरल फॉर्मेट है, ये मतलब इस चीज को एक लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। ये है रूल है, बस आगे चले। क्रॉस प्रोडक्ट, पॉज करके कॉपी कर लेना इसको। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वो चीज़ है, जैसे E1 को E1 के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो 0 हो जाएगा एंगल, तो साइन 0 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। इसी तरीके से E2 का, E2 के साथ में डॉट क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, E3 का E3 के साथ में भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो होता ही है ना, ये तो सबको मालूम है। अगर पर एक का E1 क्रॉस E2 जो आएगा वो क्या आता है, E3 आएगा। E2 क्रॉस E3 जो आएगा वो E1 आएगा। E3 क्रॉस E1 जो आएगा वो E2 आएगा, ठीक है। और इन दोनों, इनका अगर उल्टा आ जाता है, जैसे मान लो E3 E1 आ गया, E3 E2, तो फिर E3 E2 माइनस आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में सदिश गुणनफल में ऐसा होता है, अगर उल्टा कर दे तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, तो ये माइनस साइन आ जाता है यहाँ पे, मतलब E3 क्रॉस E2 आएगा तो माइनस हो जाता है, समझते हैं ना, ये है भैया। तो ये है, इधर इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे आर थीटा और फाई में होता है ये, तो अगर आर कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आर कैप के साथ है, या थीटा कैप का क्रॉस प्रोडक्ट थीटा कैप के साथ में है, या फाई कैप का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट फाई कैप के साथ में है, तो इन सब के वैल्यूज क्या आते हैं, 0 0 आते हैं सबके वैल्यूज। लेकिन अगर ऐसा है कि आर कैप क्रॉस थीटा कैप है तो वो फाई कैप हो जाता है, और थीटा कैप क्रॉस फाई कैप है तो वो आर कैप हो जाता है, और फाई कैप क्रॉस आर कैप है तो वो थीटा कैप हो जाता है। क्लियर है? अरे चमका ना, ये चीज़ है भैया। अगर कहीं पे भी उल्टा होता है तो फिर वो क्या हो जाता है, वो माइनस में आ जाता है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब थोड़ा सा मैं वॉल्यूम की ओर बात कर लूँ, चलो वॉल्यूम के और बारे में बात कर लेते हैं। वॉल्यूम, आयतन अल्पांश, आयतन अल्पांश, वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो dV होता है, H1 du1 H2 du2 H3 du3 ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब जैसे मान लो बड़ा गोला है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा लेना है, और वो मतलब अल्पांश एक स्मॉल एलिमेंट है, तो उसका जो वॉल्यूम आएगा उसका आयतन इस तरीके से, H1 का वैल्यू होता है 1, du होता है dr, H2 होता है r, du होता है d थीटा, H3 होता है r साइन थीटा, और du3 होता है d थीटा, d फाई सॉरी। तो ये जो आएगा ये आ जाएगा, देखो 1r, तो r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, ये आ गया स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट अल्पांश आयतन dv, ये आएगा। जैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं, जैसे किसी बहुत बड़ी चीज का, जैसे मान लो एक रूम है, उसका पूरा आयतन निकालना, पूरा वॉल्यूम, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा वॉल्यूम ले लेते हैं ऐसे,
उस छोटे से वॉल्यूम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्तीय निर्देशांक में से लिखते हैं dx dy dz। ये छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लेते हैं और फिर इसका क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे कि x में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y डायरेक्शन में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और लिमिट पुट कर देंगे तीनों कैसे, तो टोटल वॉल्यूम मिल जाता है। इसी तरीके से मान लो आपके पास एक तरबूज है, ये स्पेरिकल शेप का कुछ भी है, मान लो क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है, व्हाटएवर, एक बॉल है स्पेरिकल शेप का। अब जो बॉल है उसका टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, टोटल आयतन, तो आप क्या करोगे, आप पहले तो ये लिखो, छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लो, छोटा सा अल्पांश, तो वो अल्पांश आपको इस तरीके से लेना पड़ेगा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस गोलीय में ऐसे लेना पड़ेगा। फिर उसकी लिमिट पुट कर दो, जो भी उसकी लिमिट है कि रेडियस कितना, मान लो 2 सेंटीमीटर का रेडियस का बॉल है तो आर का वैल्यू 0 से 2 कर दो, उस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है चमका? ये सीन है भैया, ये आयतन आ गया, वॉल्यूम आ गया। इसी तरीके से हम लोग क्षेत्रफल के बारे में भी बात कर सकते हैं, तो क्षेत्रफल भी आ सकता है। एक बार मैं टाइम देख लूँ, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, आई थिंक हाँ 3 मिनट बचे हैं, तो हम लोग क्षेत्रफल के बारे में बात कर सकते हैं, एरिया, फिर ये लास्ट खत्म हो जाएगा। तो क्षेत्रफल, एरिया, ये क्षेत्रफल एरिया वगैरह ये चीज़ें पूछी नहीं जाती इतनी, मतलब इनके बारे में इतना डिस्कशन नहीं होता है। जो मेन डिस्कशन है वो तो कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और लाप्लासियन, इनके बारे में होता है। एरिया भी वही, जैसे हम लोग अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, 3 टाइप से एरिया ले सकते हैं, 3 डायरेक्शन में होता है, जैसे एक्स कैप डायरेक्शन में एरिया, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, अलग अलग प्लेन होते हैं, 3 टाइप के प्लेन हो सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी DA1 जो है वो आएगा H1, DA1 H1 नहीं आएगा, ले लो H1 DU1 H2 DU2, मतलब जो U1 और U2 प्लेन में है, जो U1 U2 तल के हैं, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो थर्ड डायरेक्शन होता है, मतलब जैसे 1 2 आ गया तो इसमें E3 कैप आता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग अप्लाई करें तो यहाँ तो आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा DR, यहाँ आ जाएगा R, और यहाँ आ जाएगा D थीटा, और यहाँ पे थर्ड डायरेक्शन जो है वो आएगी फाई कैप, तो ये आ गया DA1। एक टाइप का एरिया तो ये आएगा, तो इसमें आ जाएगा R DR D थीटा फाई कैप। इस तरीके से बाकी 2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, H2 H3 में आ जाएगा और H1 H3 में आ जाएगा। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझ में आ रहा होगा कैसे करते हैं, हम लोगों ने पहले भी किया है। एक और बता देता हूँ मैं, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसमें कुछ बताने का है नहीं, कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है। H1 H2 में आ गया तो H1 H2 और H3 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लो कि अगर एरिया जो है, जो तल है, वो U2 और U3 अक्षों के मध्य है, if area is between U2 and U3 axis then H2 DU2 H3 DU3, और इसका जो डायरेक्शन आएगा, यहाँ पे 2 आ गया 3 आ गया, तो जो थर्ड डायरेक्शन बच गया जैसे E1, तो ये होगा, वैल्यूज पुट कर दो। जैसे H1 का वैल्यू, H2 का वैल्यू होता है R, ये हो जाएगा D थीटा, H3 होता है R साइन थीटा, और DU3 होता है D फाई, और E1 डायरेक्शन कौन सा होता है, R कैप वाला, तो ये R कैप आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर साइन थीटा D थीटा D फाई R कैप, ये आ जाएगा DA2। ये सेकंड एरिया आ गया। इसी तरीके से एक और कर सकते हैं, लेकिन मैं करूँगा नहीं, क्योंकि ये सिमिलर इसी तरीके से हो जाएगा, वो H1 और H3 में आ जाएगा। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं, आप चाहो तो कर लेना। वो ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म हो गया है एक तरीके से देखा जाए तो। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन पे और भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आगे करवाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की काफ़ी सारी चीज़ें हमने कर ली है। कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाए, या आपको कार्टेशियन बोला जाए, या सिलेंड्रिकल बोला जाए, आगे चल के वो भी पढ़ लेंगे। तो इनमें अगर आपको कर्ल पूछे, डाइवर्जेंस पूछे, लाप्लासियन पूछे, या कुछ भी ग्रेडियंट वगैरह जो भी पूछा जाता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, छोटा सा लाइन एलिमेंट, कुछ भी पूछ ले आप कर सकते हो, क्योंकि आपको H1 H2 H3 के वैल्यू पता है और सबके फॉर्मूले भी पता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, और पढ़ते रहिए कंटिन्यू। ठीक है, ओके।